हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से। हम बुक पढ़ रहे थे रिच डैड पुअर डैड, हमने ख़त्म कर दी थी, बट अब हम पढ़ रहे थे क्या, रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। और हम हिंदी में वो पढ़ रहे थे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो मैक्सिमम वी विल सपोर्ट हिंदी। इंग्लिश में भी करेंगे मे बी, आई गेस फाइन, बिकॉज इंग्लिश में काफ़ी बुक्स हैं, हिंदी में बहुत कम बुक्स हैं। सो विल सी कि हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। सो बात हम अभी सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था अपन ने, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो 7 फार्मूले बता रहे थे लोगों को इकट्ठा करके। राजा ने उन्हें बुलाया, 100 लोगों को बुलाया और कहा कि इन 100 लोगों को अमीर बनना सिखाओ। तो वो सिखा रहे थे, तो उन्होंने 7 पॉइंट बताया, उन 7 पॉइंट को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वही अभी हम सुनेंगे इस ऑडियो बुक में। सो लेट्स गो। क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछते हो? नहीं। अगर तुम में जरा भी बुद्धि है तो तुम इसके लिए ज्योतिषी के पास जाते हो। तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई है। बेटे, तुमने अपनी दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया है, परंतु तुम इसे दोबारा बो सकते हो। दोबारा कोशिश करो, और अगली बार अगर तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह की जरूरत हो तो जोहरी के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में सच्चाई जानना हो तो गडरिये के पास जाना। सलाह एक ऐसी चीज है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, परंतु इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। वही सलाह मानो जो मानने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीन व्यक्तियों से सलाह लेता है, वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गंवा देता है। इतना कहकर वे चले गए, और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि बदमाश फिनिशियन ने अजमर को रत्नों की तरह दिखने वाले कांच के सस्ते टुकड़े पकड़ा दिए। परंतु जैसा अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा था, मैंने दोबारा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया। अब मेरी बचत करने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए यह काम मुश्किल नहीं था। 1 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से नकल नवीशों के कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की कर ली है? मैंने जवाब दिया, मैंने खुद को भुगतान किया है और अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाया है। मैंने अपनी बचत ढाल बनाने वाले अगर को कांसा खरीदने के लिए दे दी है। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। यह तुमने अच्छा किया, परंतु यह तो बताओ तुम उस ब्याज का क्या करते हो? मैं उससे बेहतरीन जश्न मनाता हूँ। मैं शहद, बेहतरीन शराब और केक का लुत्फ उठाता हूँ। मैंने एक लाल जैकेट भी खरीद ली है, और जल्दी ही मैं सवारी करने के लिए एक खच्चर भी खरीदने वाला हूँ। इस पर अल्केमिस्ट हंसे, तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो, फिर तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेंगी? और फिर उनकी संतानें कैसे होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सकें? सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ, इसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन जश्न मना सकते हो। इतना कहकर वे चले गए। इसके बाद मैंने उन्हें 2 साल बाद देखा। बुढ़ापे के कारण उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी और उनके कंधे झुक गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरकाद, क्या तुम्हें वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? मैंने जवाब दिया, उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था, परंतु मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है। यह संपत्ति ब्याज कमाती है तथा इसका ब्याज और ब्याज कमाता है। और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वालों से सलाह लेते हो? मैंने जवाब में कहा, ईंटों के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं। यह सुनकर वे बोले, अरकाद, तुमने मेरे सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं। पहले तो तुमने यह सीखा कि अपनी आमदनी से कम में अपना खर्च कैसे चलाया जाए। फिर तुमने उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो उस क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान रखते हों। और अंत में तुमने यह सीखा कि धन से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। तुमने यह सीख लिया है कि धन को कैसे हासिल किया जाता है, इसे अपने पास कैसे रखा जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसलिए तुम जिम्मेदारी का पद संभालने के योग्य बन चुके हो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे पुत्र हमेशा खर्च करने की योजनाएं बनाते रहते हैं और कमाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। मेरी जायदाद बहुत फैली हुई है और मैं उसे नहीं संभाल सकता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम निपर जाकर मेरी जायदाद संभाल लो
तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। इस तरह मैंने नींव पर जाकर उसकी जायदाद संभाल ली, जो काफी बड़ी थी। अच्छे से लगाना। चूंकि मुझ में प्रबल महत्वाकांक्षा थी और मैंने 3 नियमों में निपुणता हासिल कर ली थी, इसलिए मैंने उसकी जायदाद के लाभ को बहुत बढ़ा दिया। परिणाम यह हुआ कि मेरे पास काफी पैसा आ गया और जब अल्गेमिश इस दुनिया से चले गए तो मुझे उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा भी मिल गया। अरकाद ने जब अपनी कहानी खत्म की तो एक मित्र ने कहा, तुम सचमुच खुशकिस्मत थे कि अल्गेमिश ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। मैं सिर्फ इस मामले में खुशकिस्मत था कि उनसे मिलने से पहले मेरे मन में दौलतमंद बनने की इच्छा थी। क्या 4 साल तक अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाकर यह साबित नहीं किया था कि मुझ में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन थी? क्या आप उस सफल मछुआरे को खुशकिस्मत कहेंगे जिसने वर्षों तक मछलियों की आदतों का अध्ययन किया है ताकि वह हर बदलती हवा के साथ उन पर अपना जाल फेंक सके? अवसर एक घमंडी देवता है जो उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो तैयार न हो। एक और मित्र बोला, आप में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आप पहले साल की बचत डूबने के बाद भी यह काम करते रहे। इस मामले में आप असाधारण हैं। अरकाद ने कहा, इच्छा शक्ति? बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति मनुष्य को वह बोझ उठाने की शक्ति दे सकती है जो ऊंट नहीं उठा सकता? क्या इच्छा शक्ति मनुष्य को वह भारी बैलगाड़ी खींचने की शक्ति दे सकती है जिसे बैल नहीं हिला सकते? इच्छा शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वह काम करने का दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करने का आपने फैसला किया है। अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है तो चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, मैं उसे पूरा करता हूँ, वरना मुझ में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आत्मविश्वास कैसे आएगा? अगर मैं खुद से यह कहूँ, शहर जाने वाले पुल को पार करते समय मैं 100 दिन तक हर दिन सड़क से एक कंकड़ उठाकर नदी में डालूंगा, तो मैं ऐसा हर दिन करूंगा। अगर 7वें दिन पुल पार करते समय मैं कंकड़ डालना भूल जाऊं, तो मैं लौटकर यह नहीं कहूंगा, कल मैं 2 कंकड़ डाल दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोबारा पुल तक जाऊंगा और कंकड़ डालूंगा। न ही 20वें दिन मैं खुद से यह कहूंगा, अरकाद, यह बेकार का काम है, हर दिन एक कंकड़ डालने से क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो यह है कि मुट्ठी भर कंकड़ उठाकर नदी में एक साथ डाल दो और इस झंझट को खत्म करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब मैं किसी काम को करने का फैसला करता हूँ तो मैं उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं कठिन और अव्यावहारिक काम शुरू न करूँ, क्योंकि मुझे फुर्सत में रहना और आराम करना पसंद है। फिर एक मित्र और बोला, आपकी बातें तर्कपूर्ण हैं और अगर ये सच है तो यह काम बहुत आसान है। अगर सब लोग ऐसा ही करने लगे तो फिर दौलत इस हाथ से उस हाथ तक कैसे पहुंच पाएगी? अरकाद ने जवाब दिया, जहां भी मनुष्य श्रम करते हैं वहां दौलत बढ़ती है। अगर कोई अमीर आदमी एक नया महल बनाता है तो क्या उसका खर्च किया हुआ पैसा गायब हो जाता है? नहीं, ईंट वाले को इसका एक हिस्सा मिलता है, मजदूरों को इसका एक हिस्सा मिलता है, कारीगर को एक हिस्सा मिलता है। जो भी उस महल को बनाने में मेहनत करता है उसे उस धन में से हिस्सा मिलता है। और जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या यह इसकी लागत जितना मूल्यवान नहीं होता है? क्या महल बनने के कारण उस भूमि का मूल्य नहीं बढ़ जाता है जिस पर वह बना हो? और क्या महल बनने के कारण इसके आसपास वाली भूमि की कीमत नहीं बढ़ जाती है? दौलत जादुई तरीके से बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति इसकी सीमा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिनिशियंस के समुद्री जहाज दूसरे देशों के व्यापार से जो धन कमा कर लाते हैं, क्या उस धन से वीरान समुद्री तटों पर बड़े शहर नहीं बना दिए हैं? एक और मित्र ने पूछा, तो फिर आप हमें अमीर बनने के लिए क्या करने की सलाह देते हैं? हमारे बहुत साल बर्बाद हो चुके हैं, हमारी जवानी चली गई है और हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं सलाह देता हूँ कि आप अल्गेमिस की समझदारी से सीख लें और खुद से कहें, मैं जितना कमाऊंगा उसका एक हिस्सा खुद रखूंगा।
इस वाक्य को सुबह उठते समय दोहराएं, इसे दोपहर में दोहराएं, इसे रात में दोहराएं, इसे हर दिन हर घंटे दोहराएं। आप खुद से तब तक यह कहते रहें जब तक कि ये शब्द आसमान में आग के अक्षरों की तरह साफ नजर न आने लगे। अपने मन पर इस विचार की मोहर लगा लें, अपने मस्तिष्क में इस विचार को भर लें। फिर आमदनी का जितना हिस्सा तर्कसंगत लगता हो उतना बचाएं। आपकी यह बचत आपकी आमदनी के 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं होना चाहिए। फिर इस हिस्से को अलग रख दें। अगर आवश्यक हो तो अपने बाकी खर्च कम कर दें, परंतु सबसे पहले 10वें हिस्से को अलग रख दें। जल्दी ही आप खुद को एक ऐसे खजाने का स्वामी पाएंगे जिस पर सिर्फ आपका हक होगा। इससे आपको बहुत सुख मिलेगा। जब आपका खजाना बढ़ेगा तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी का एक नया आनंद आपको रोमांचित करेगा। फिर आप ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी। इसके बाद अपने खजाने से अपने लिए काम करवाना सीखें। इसे अपना गुलाम बनाएं। इसकी संतानों और इसकी संतानों की संतानों से अपने लिए काम करवाएं। भविष्य की आमदनी सुनिश्चित कर लें। बूढ़े लोगों को देखें और यह याद रखें कि किसी दिन आपकी गिनती भी इन्हीं लोगों में होगी। इसलिए अपने खजाने का निवेश बहुत सावधानी से करें ताकि आप इसे गंवा न दें। बदले में बहुत ज्यादा मुनाफा वह धोखेबाज जलपरी है जो अपने मधुर गीत से असावधान व्यक्ति को मोहित करके चट्टानों की ओर आकर्षित करती है, जहां वह नुकसान और पश्चाताप की चट्टानों से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। इस बात की व्यवस्था भी कर लें कि अगर देवता आपको अपने पास बुला लें तो आपके परिवार पर आर्थिक संकट न आए। समय समय पर बीमे का थोड़ा भुगतान करने से ऐसी सुरक्षित व्यवस्था करना संभव है। इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसे समझदारीपूर्ण उद्देश्य के लिए धन खर्च करने में देर नहीं करता है। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन संबंधी काम करने वाले लोगों से सलाह लें। वे आपको उस तरह की गलती से बचा लेंगे जो मैंने अपने धन की ईंट बनाने वाले अजमर के हवाले करते समय की थी। कम परंतु सुरक्षित लाभ जोखिम लेने से बेहतर है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, इसका आनंद लें। अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत न करें। बहुत ज्यादा धन बचाने की कोशिश भी न करें। अगर आप अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इतना बचाकर ही संतुष्ट रहें। इसके अलावा अपनी आमदनी के हिसाब से जिंदगी गुजारें। बहुत ज्यादा कंजूस न बने, न ही खर्च करने से डरें। जिंदगी बहुत अच्छी है और जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका आनंद लिया जाना चाहिए। अरकाद के मित्रों ने उसे धन्यवाद देकर उससे विदा ली। लौटते समय कुछ मित्र तो खामोश थे, क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति नहीं थी और वे अरकाद की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ पाए थे। कुछ आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने अमीर आदमी को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा अपने गरीब दोस्तों में बांट देना चाहिए। परंतु कुछ की आंखों में एक नई चमक थी। वे जानते थे कि अल्गेमिश हर बार नकल नविशों के कमरे में लौटा था, क्योंकि वह अरकाद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर जाते देख रहा था। जब अरकाद को ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो एक अवसर, एक पद उसका इंतजार कर रहा था। कोई भी उस जगह को नहीं भर सकता था जब तक कि वह अपने ज्ञान को बढ़ा न ले और अवसर के लिए तैयार न हो। बाद वाले लोग कई सालों तक अरकाद से बार बार मिलने गए, जिसने खुशी से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें काफी समझदारी भरी सलाह दी, जैसा अनुभवी लोग हमेशा खुशी खुशी करते हैं, और उसने उनकी बचत के निवेश में मदद भी की ताकि उन्हें सुरक्षित ब्याज मिल सके और उनका मूलधन सुरक्षित रहे, या वे ऐसे निवेशों में न उलझ जाएं जिनमें उन्हें कोई लाभ न हो। इन लोगों की जिंदगी में बदलाव का क्षण उस दिन आया जब उन्हें उस सत्य का एहसास हुआ जो अल्केमिस्ट से अरकाद ने और अरकाद से उन्होंने सीखा था। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुद के लिए बचाकर अलग रखें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 3। खाली पर्स के 7 इलाज। बेबीलोन बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी वह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था।
बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फार्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटा तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। चूंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई है, इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है, ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकाद, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था महाराज। सम्राट ने आगे कहा, अरकाद, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है, जबकि हमारे अधिकांश नागरिक यह नहीं जानते कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होने चाहिए। इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकाद, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फार्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? महामहिम, जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। अरकाद, तुमने वही शब्द बोल दिए जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाएं? जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फार्मूला न दिखा दें। अरकाद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ और आपके आदेश का पालन करूँगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंध कर दें तो मैं उन्हें खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। कभी मेरा पर्स भी बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था, परंतु मैंने इन 7 इलाजों से उसे मोटा कर लिया। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हाल में एकत्रित हुए।
वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे। अरकाद एक छोटे चबूतरे पर बैठा था। वहां पवित्र दीपक जल रहा था, जिसमें से एक अजीब और अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अरकाद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, परंतु वह भी हम लोगों की तरह इंसान ही है। अरकाद ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चूंकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था, और चूंकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत हासिल की है, इसलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सकें। मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी में शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास न हो। उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था। वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनकते रहें। इसलिए मैं खाली पर्स के इलाज खोजने में जुट गया। मुझे कुल 7 इलाज मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। जो लोग बहुत दौलतमंद बनना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे इन इलाजों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाजों में से एक एक इलाज बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें। ये सबक अच्छी तरह से सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सकें। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरों को सिखा सकें। मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम न रख ले। अब हम पहले इलाज पर विचार करते हैं। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकाद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचार मग्न व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या कहते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक नकल नवीस हूँ और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी, इसलिए आपके पास भी दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। फिर अरकाद ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा, आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मांस बेचता हूँ। मैं किसानों से बकरियां खरीदकर उन्हें ज़िबह करता हूँ और फिर उनका मांस गृहिणियों को तथा उनकी खाल जूते बनाने वालों को बेचता हूँ। क्योंकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। इस तरह अरकाद ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है। सब लोगों से सवाल पूछने के बाद उसने कहा, अब मेरे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या यह सच नहीं है? सब लोगों ने कहा कि यह सच है। अरकाद ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारीपूर्ण नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है। इस पर भी वे सहमत हो गए। फिर अरकाद अंडों के एक गरीब व्यापारी की ओर मुड़ा। अरकाद ने उनसे पूछा, अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उनमें से 9 अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उससे एक अंडा कम निकालता हूँ। अरकाद मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़े। क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे, फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहराकर अरकाद को दिखाए। अरकाद आगे बोला, ठीक है, अब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूँ। आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी
सिर्फ 90% आमदनी को ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। यह सबक बहुत ही साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी कही बात को हल्केपन से न लें। सत्य हमेशा साधारण होता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दौलत कैसे इकट्ठी की। मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था, क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था। इसलिए जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य सुनाता हूँ, जिसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी, तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था, लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज़्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचा कर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास धन ज़्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता है। आप किस चीज़ को पाने के ज़्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए रोज़मर्रा की तत्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आभूषण, वस्त्र, सजावट की चीज़ें, बेहतरीन व्यंजन, ये चीज़ें जल्दी ही चली जाती हैं और भुला दी जाती है। या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है? विशाल जायदाद, स्वर्ण, भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश। आप अपने पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं, उनसे आपकी तात्कालिक इच्छाएं पूरी होती है। आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं, उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती है। मेरे विद्यार्थियों, यह खाली पर्स का पहला इलाज था जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करता था। आप लोग इस पर आपस में विचार करें और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नजर आए तो वह कल मुझे बता दे। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सब ने जवाब दिया, हम सब के। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उनका पालन पोषण करने में वे ज़्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पास एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वह सच्चाई यह है, हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। That is so true. जब इंसान ज़्यादा पैसे कमाने लगता है तो ज़्यादा खर्च करने लगता है, जब कम कमाने लगता है तो कम खर्च करने लगता है। तो happiness is not about money, it's inside you, so be happy like fucking Joker, bro. Put a smile on your fucking face. So that was a chapter 3 that we are reading. We are listening basically. So we will see you again for the next chapter, bro, and we continue this part. So GoPro, stop recording.